सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो बेहिसाब दौलत, दो बिल्कुल अलग किस्मतों और पीढ़ियों तक चलने वाली विरासत के इर्द-गिर्द घूमती है। सोचिए, एक तरफ वो इंसान है जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है, और दूसरी तरफ उसी का सगा भाई जिसे ठीक वही विरासत मिली थी, लेकिन आज उसकी कहानी बिल्कुल पलट चुकी है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि बिजनेस और स्ट्रैटेजी की एक बहुत बड़ी मास्टर क्लास है। तो चलिए इस आंकड़े से शुरुआत करते हैं। 10,370 अरब रुपए, यानी करीब $122 बिलियन। ये मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति है। जरा सोचकर देखिए, इस बेतहाशा दौलत के साथ वो दुनिया के 11वें सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं। अगर हम अमेरिकी अरबपतियों को एक पल के लिए साइड कर दें तो वो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं। मतलब जब तक हम और आप ये चर्चा खत्म करेंगे ना, वो करोड़ों रुपए और कमा चुके होंगे। सच में ये नंबर दिमाग घुमा देने वाला है। अब इस दौलत का पैमाना आखिर है क्या? इसे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए जरा इस 80 करोड़ रुपए के आंकड़े को देखिए। आप सोच रहे होंगे कि ये किस चीज का खर्च है। खैर, ये वो अनुमानित रकम है जो अनंत अंबानी की शादी में जस्टिन बीबर को सिर्फ कुछ मिनटों की परफॉर्मेंस के लिए दी गई थी। जी हां, सिर्फ कुछ मिनटों के लिए। और अगर पूरी शादी के खर्च का अंदाजा लगाया जाए तो वो करीब 5,000 करोड़ रुपए बैठता है। दुनिया भर के मशहूर सितारे, बड़े बड़े क्रिकेटर्स और बिजनेस टाइकून इस भारी भरकम जश्न का हिस्सा थे। और इनकी लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा सबूत है मुंबई में स्थित अंबानी परिवार का घर एंटीलिया। ये कोई आम घर नहीं है, ये 27 मंजिलों की एक पूरी गगनचुंबी इमारत है जो 37,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है। इसके अंदर अपना खुद का मंदिर, थिएटर, स्पा, हेलीपैड और दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी कारों का एक पूरा शोरूम तक मौजूद है। सच कहूं तो 10,70,000 अरब रुपए की संपत्ति वाले इंसान के लिए 50 या 100 अरब रुपए खर्च करना वैसा ही है जैसे एक बहुत बड़े जंगल से सिर्फ 2-4 पेड़ काट लेना। लेकिन एक सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है कि ये सारा पैसा आखिर आया कहां से? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, रिलायंस की नींव तक, यानी धीरूभाई अंबानी के शानदार सफर की तरफ। इस अंपायर की शुरुआत कोई बहुत आलीशान नहीं थी। 1950 में धीरूभाई अंबानी एक अच्छी नौकरी की तलाश में यमन गए थे। वहां उन्होंने करीब 8 साल तक एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में क्लर्क के तौर पर काम किया। यहीं से उनके अंदर बिजनेस की वो चिंगारी भड़की। 1958 में वो भारत लौटे और रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से मसालों की ट्रेडिंग शुरू कर दी। फिर आया 1966 जब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा और रिलायंस टेक्सटाइल्स लॉन्च किया। उनका विजन इतना बड़ा और साफ था कि 1987 आते आते रिलायंस ने क्रिकेट वर्ल्ड कप तक को स्पॉन्सर कर दिया था। सोचिए, एक क्लर्क से लेकर इंडियन मार्केट के बेताज बादशाह बनने तक का यह सफर कितना कमाल का रहा होगा। अब देखिए, धीरूभाई की बिजनेस स्ट्रैटेजी कितनी शार्प थी। जब भारत सरकार ने कॉटन पर बहुत सख्त पाबंदियां लगाईं तो उन्होंने हार मानकर बैठने के बजाय सिंथेटिक कपड़ों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। ये कपड़े सस्ते थे और विमल ब्रांड के नाम से तो ये मार्केट में रातों रात छा गए। उन्होंने एक सरकारी पाबंदी को अपने लिए एक बहुत बड़ा मौका बना लिया। फिर अपनी कपड़ा फैक्ट्रियों को कच्चा माल देने के लिए उन्हें दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए अपना खुद का पेट्रोकेमिकल बिजनेस ही शुरू कर दिया। इसी को तो असली वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और रिलायंस के लिए वो साल था 2005, जब इस विशाल साम्राज्य का बंटवारा हुआ। दरअसल 2002 में जब धीरूभाई का निधन हुआ तो एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। अब सवाल ये था कि रिलायंस का कंट्रोल किसके हाथ में जाएगा। जब रिलायंस के बोर्ड ने मुकेश अंबानी को ज्यादा कंट्रोल देने का फैसला किया तो दोनों भाइयों के बीच एक गहरी दरार पड़ गई। हालात इतने खराब हो गए कि दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो गई। आखिरकार उनकी मां को बीच बचाव करना पड़ा और 2005 में इस पूरे अंपायर को दोनों भाइयों के बीच आधा आधा बांटने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस बंटवारे में मुकेश अंबानी को रिलायंस का ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मिला। वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी के हिस्से में टेलीकॉम, पावर, एंटरटेनमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे एकदम नए और तेजी से उभरते हुए सेक्टर्स आए। कागजों पर देखें तो विरासत बिल्कुल बराबर बंटी थी, लेकिन इसके बाद इन दोनों ने जो रास्ते चुने वहां से पूरी कहानी बदलने वाली थी। चलिए पहले बात करते हैं मुकेश अंबानी की। उनका फोकस बिल्कुल क्लियर था, डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट पर पूरी तरह से कब्जा। उन्होंने बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से एक एक करके अहम सेक्टर्स पर अपना दबदबा बनाया। पेट्रोलियम में देखिए, उन्होंने जामनगर रिफाइनरी में भारी इन्वेस्ट किया और उसे दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बना दिया। रिटेल सेक्टर में तो उन्होंने एक तरह से क्रांति ही ला दी।
पूरे भारत में स्मार्ट बाजार खोल दिए जहां हर चीज पर भारी डिस्काउंट मिलता है। स्पोर्ट्स की बात करें तो मुंबई इंडियंस खरीदी, जो आज आईपीएल की सबसे वैल्यूएबल टीम है। और हाल ही में 2024 में उन्होंने डिज्नी के साथ $8.5 बिलियन का एग्रीमेंट साइन करके भारत की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बनाने का रास्ता भी साफ कर लिया। सब कुछ बिल्कुल सेट। लेकिन सच कहूं तो उनकी सबसे बड़ी कामयाबी, जिसने पूरे मार्केट को हिला के रख दिया, वो इस नंबर में छिपी है, 47 करोड़। आज जियो के पास 47 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये मुकेश अंबानी की उस ताकत का सबूत है जिससे वो पूरे बाजार का रुख अकेले बदल सकते हैं। याद है ना 2016, जब मुकेश अंबानी ने जियो के साथ टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री ली थी। उन्होंने फ्री सिम, फ्री डेटा और फ्री कॉलिंग देकर बाजार में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसका किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। कॉम्पिटिटर्स तो जैसे पूरी तरह से कुचले गए। कई बड़ी कंपनियों को तो अपना बिजनेस समेटना पड़ा या दूसरों के साथ मर्ज होना पड़ा। आज भी जियो बहुत ही कम रेट्स पर शानदार सुविधाएं दे रहा है। 5G तो वो पहले ही लॉन्च कर चुके हैं और अब दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर ग्लोबल लेवल पर 6G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं परफेक्ट मार्केट डोमिनेशन स्ट्रैटेजी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ छोटे भाई अनिल अंबानी की कहानी बिल्कुल अलग और काफी दुखद रही। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों भाइयों की सोच का अंतर बहुत साफ था। जहां मुकेश की स्ट्रैटेजी अलग अलग सेक्टर्स में धीरे धीरे और सॉलिड तरीके से विस्तार करने की थी ताकि मार्केट पर पूरी तरह कब्जा किया जा सके, वहीं अनिल अंबानी की स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा रिस्क वाली थी। वो एक साथ कई सेक्टर्स में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते थे और इसी जल्दबाजी की वजह से उन्हें हर जगह कड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ा। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अनिल अंबानी की कुछ रणनीतिक गलतियों ने ही उनके साम्राज्य को ढा दिया। उन्होंने एक साथ इतनी जगह पैसा लगाया कि खर्चे तो बेतहाशा बढ़ गए, लेकिन प्रॉफिट उस हिसाब से कभी आया ही नहीं। टेलीकॉम में उनकी रिलायंस कम्युनिकेशंस सीधे एयरटेल और वोडाफोन जैसे जमे हुए दिग्गजों से टक्कर ले रही थी। उनकी इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग अक्सर गलत साबित हुई। और सबसे बड़ी गलती, उन्होंने खुद को डाइवर्सिफाई नहीं किया। उनका ज़्यादातर पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाई रिस्क सेक्टर्स में लगा था। जब मार्केट में बुरा वक्त आया तो उनके पास किसी दूसरे स्टेबल बिजनेस का कोई सेफ्टी नेट ही नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि वो बहुत बुरी तरह कानूनी और वित्तीय उलझनों में फंसते चले गए। एरिक्सन कंपनी के पैसे वापस करने का मामला तो मुंबई कोर्ट तक पहुंच गया था, जहां उन्हें 1 महीने के अंदर सारे पैसे चुकाने का अल्टीमेटम मिला, वरना उन्हें सीधा जेल जाना पड़ता। ऐन मौके पर उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने ही आगे आकर पैसे भरे और उन्हें बचाया। इसके अलावा यूके की एक अदालत ने भी उन्हें चीन के 3 बैंकों के करीब $719 मिलियन वापस करने का कड़ा आदेश दिया। चारों तरफ से बस मुसीबतें ही मुसीबतें। और इन सब झटकों के बाद अंततः जो नंबर निकलकर सामने आया वो था 0। जी हां, अनिल अंबानी ने खुद यूके की अदालत में ये बात कबूल की कि उनकी नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति अब 0 हो चुकी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि कैसे एक ही पिता से एक ही समय पर बिल्कुल एक जैसी संपत्ति विरासत में मिलने के बावजूद एक भाई $122 बिलियन का साम्राज्य खड़ा कर लेता है और दूसरा सीधे 0 पर आ जाता है। ये हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है। सही स्ट्रैटेजी, रिस्क को मैनेज करने की समझ और बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन लाना ही पीढ़ियों की संपत्ति को बचाने और बढ़ाने का असली मंत्र है। तो इस कहानी से आप अपनी लाइफ या बिजनेस में क्या टेक अवे लेते हैं, सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।